गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के इस श्रृंखला में। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो आपके स्क्रीन पे है। और प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? सिल्क विधि से, चिकौटी विधि, दबाव विधि या चक्की विधि? तो आज के प्रश्न बहुत सुपर हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे कि केयरफुली प्रश्न को पढ़िएगा और केयरफुली आंसर पुटअप करिएगा, ठीक है? और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? पहला प्रश्न, जिसका सही जवाब है चिकौटी विधि से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों का क्या रूप था? यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उनकी जो धार्मिक मूर्तियां थी, उनका रूप क्या था? नृत्य मूर्तियां थी उनका रूप, नाट्य मूर्तियां, मृण मूर्तियां, या इनमें से कोई नहीं? तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा, और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस आर्ट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और आप वहाँ चाहे तो अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स के माध्यम से देते रहेंगे, ठीक है। तो सिंधु लोग यानी सिंधुवासी लोग धार्मिक मूर्तियों का जो है, धार्मिक मूर्तियों का क्या रूप था? सिंधुवासियों के धार्मिक मूर्तियों का जो रूप था वो कैसा था? तो उनके धार्मिक मूर्तियों का जो रूप था मित्रों, वो मृण मूर्तियां थीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन सिक्के का क्या नाम था? सबसे प्राचीन सिक्के का जो नाम है वो क्या था? निष्क, टका, रूबल या आना? तो उम्मीद करूंगा कि प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर देंगे। अभी तक वीडियो अभी देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज भी सुपर प्रश्न है, सुपर से भी ऊपर है। बस केयरफुली ध्यान दीजिए। सबसे प्राचीन सिक्के का क्या नाम था इसमें से? तो सबसे प्राचीन सिक्का जो है उसको हम लोग कहते थे निष्क। क्या कहते थे? निष्क कहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, गेरू में चर्बी मिलाकर चित्रों का निर्माण सबसे पहले किस काल के मानव ने किया? गेरू में चर्बी मिलाकर चित्रों का निर्माण सबसे पहले किस काल के मानव ने किया था? कुषाण काल के, मध्यकाल के, उत्तर काल या प्राग ऐतिहासिक मानव ने? ठीक है। तो किस काल के मानव ने गेरू रंग में चर्बी मिलाया और उसके बाद जो है चित्रकारी का कार्य अपने चित्रों में उन्होंने किया? तो जाहिर सी बात है, प्रागैतिहासिक जो मानव थे उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे बाइडर कहते हैं, प्लास्टर कहते हैं, ग्लिस्टर कहते हैं, या मोम कहते हैं? तो आज की जो टेस्ट है वो भी काफ़ी बेस्ट है मित्रों, और उम्मीद है कि बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपका होगा। इस प्रश्न में कुछ नए कुछ पुराने हर तरह के मिक्स प्रश्न हैं आपके सामने। जैसे कि ये भी प्रश्न पढ़ा हुआ आपका है कि पदार्थ जो पदार्थ रंग के कणों में बांधता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बाइडर। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप किस समुदाय के कला एवं मूर्तिकला को निरूपित करते हैं? जो सांची के स्तूप हैं
वो कौन से समुदाय के कला और मूर्ति कला को निरूपित करते हैं यानी दिखाते हैं? मुगलों की कला को निरूपित करते हैं ये, बौद्धों की कला को, ईसाई की कला को, या मिस्र की कला को? प्रश्न का स्टाइल देखिए, स्टाइल देखिए प्रश्न का, किस तरह से स्टाइल प्रश्न का पूछा जा रहा है। ये हर तरह के स्टाइल को चेंज करने का बस मकसद यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न सेम पढ़े रहेंगे लेकिन थोड़ा सा घुमाएगा उसको बस। तो सांची के जो स्तूप हैं उसके कला और मूर्ति कला को निरूपित करते हैं किस समुदाय को? तो मित्रों बौद्ध की समुदाय को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ नामक प्रसिद्ध मौर्यकालीन शिल्प किसने बनवाया था? अशोक के स्तंभ नामक प्रसिद्ध मौर्यकालीन यानी मौर्य काल में बना था अशोक का स्तंभ, और इस शिल्प को किसने बनवाया था? यह है हमारा प्रश्न। क्या महाराणा प्रताप ने बनवाया था, राजा जयमल ने, अशोक ने, या चाणक्य ने? अशोक का स्तंभ, अशोक का पिलर जो है वो मौर्यकालीन पिलर है, और उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो मित्रों उसको बनाने का श्रेय भी अशोक को ही जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या में कुषाणकालीन मूर्तियां भारत के किस संग्रहालय में हैं? सबसे बड़ी संख्या में कुषाणकालीन मूर्तियां हिंदुस्तान के किस संग्रहालय में मौजूद हैं? दिल्ली संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय, या फिर अहमदाबाद संग्रहालय? तो चलिए टीजीटी पीजीटी के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में एक से एक बेहतरीन प्रश्न आपको फेस करने को मिलेंगे। बस आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है और कामयाबी एक टीचर के रूप में हासिल करना है अपने लक्ष्य को। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है मथुरा संग्रहालय। सबसे बड़ी संख्या में कुषाणकालीन मूर्तियां भारत के मथुरा संग्रहालय में मौजूद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता तथा सांस्कृतिक काल के चित्र किन वस्तुओं पर मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और सांस्कृतिक काल के जो चित्र हैं वो किन वस्तुओं पे हमें मिलते हैं? ठप्पों पर, बर्तनों पर, गुफाओं में, या फिर पत्थरों पे? तो चलिए कमेंट्स करते रहिएगा, फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तरों का पूरी शिद्दत के साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। सिंधु सभ्यता और सांस्कृतिक कला के चित्र किन वस्तुओं पे मिलते हैं हमें? तो वो मिलते हैं हमें ठप्पों पे यानी मोहरों पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वास्तु चित्रण का आरंभ सबसे पहले किस चित्रकार ने किया था? वास्तु चित्रण का आरंभ सबसे पहले किस चित्रकार ने हिंदुस्तान में यानी भारत में किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, या एम.एफ. हुसैन ने? किसने? तो मित्रों कौन थे? वास्तु का रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है इसमें से? जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है हमारा, उसके निर्माणकर्ता राजा राम सिंह हैं, राजा उदय सिंह, राजा ब्रह्मदेव, या राजराज प्रथम? ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर काफ़ी मशहूर मंदिर है और बहुत ही इतिहास सजोए हुए है अपने आप में वो मंदिर। लेकिन यहाँ सवाल हमारा ये है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसके निर्माणकर्ता के रूप में हम इसमें से किसे जानते हैं? तो मित्रों उसको बनाया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, हड़प्पा कालीन खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा कालीन खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तनों पर
किस रंग का यूज हुआ है? सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है, बादामी रंग का, लाल रंग का, या फिर काले रंग का? हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, सामान्यतः वो किस रंग में यूज़ किए गए हैं? तो मित्रों सामान्यतः जो है वो लाल रंग में यूज़ किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर और पुरी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपने सुना ही होगा, भुवनेश्वर का भी आपने सुना होगा। कौन सा मंदिर है आपको पता ही है, कल भी आपने कमेंट्स में अपना उत्तर बिल्कुल सही दिया था जो हमने पूछा था। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर पूछ रहा है किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में, उड़िया शैली में, द्रविड़ शैली, या कोलकाता शैली? ठीक है, कौन सी शैली में निर्मित किए गए हैं भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर मित्रों नागर शैली में निर्मित किए गए हैं, ठीक है, यानी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? मिस्र की कला का केंद्र बिंदु त्रिकोणीय है, गुंबददार है, गोलाईदार है, या पिरामिड एवं समाधि है? ठीक है, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु इसमें से क्या है? यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो वीडियो कैसी लगी होगी बताइएगा अपने कमेंट्स में लाइक शेयर के साथ, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत चूकिएगा, ठीक है। वहाँ भी प्रश्न जाएंगे आपके, और जिस तरह से टेलीग्राम पे जाते हैं वहाँ भी जाएंगे और उसका आप लोग उत्तर देंगे जब जुड़े रहेंगे तभी। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है पिरामिड एवं समाधि। केंद्र बिंदु क्या है? पिरामिड एवं समाधि। अगला प्रश्न कह रहा है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो चलिए फटाफट कमेंट्स करते रहिए। आज के इस मैराथन में कुछ नए कुछ पुराने प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला है, और हमारा ये जो प्रश्न पूछ रहा है इसका सही जवाब है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, सबसे पुराने चित्र किस गुफा में हैं? सबसे पुराने जो चित्र हैं वो किस गुफा में हैं? अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, या बादामी में? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये जो विकल्प है, इस विकल्प में एलिफेंटा में तो मूर्ति ही मिली है, तो इस विकल्प को में एलिफेंटा को तो छोड़ ही दीजिए, कॉमन दिमाग सोचना है। अब बचता है अजंता, एलोरा और बादामी। तो इनमें से कोई एक है जहाँ सबसे पुराने चित्र मिले हैं, ठीक है, और वो गुफा जो है आपकी एलोरा गुफा है। सबसे पुराने चित्र, अजंता से भी पुराने चित्र उसमें मिले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मंडाड़ा लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, ये जो लोक कला शैली है ये इसका संबंध कौन से राज्य से है? पंजाब से, हरियाणा, गुजरात, या राजस्थान? तो ड्रॉप करिए प्रश्नों के उत्तरों को, बताइए कि कैसी लगी आज की सीरीज, और बताइए कि कैसा लगा आज का बनाया हुआ ये प्रश्न। मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान का है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली किस शैली का सम्मिश्रण था? जो गांधार स्कूल शैली थी वो सम्मिश्रण था, मिश्रित रूप था कौन सी शैली का? गांधार शैली कौन सी शैली की मिश्रित रूप थी? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, बौद्धों एवं हिंदुओं का, मुगलों एवं तुर्कों का, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है,
मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली किस शैली का सम्मिश्रण था? यह है हमारा प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, नृत्य करती शिव मूर्ति को क्या कहा जाता है? नृत्य करती शिव मूर्ति को क्या कहा जाता है? कृष्णकांता, शिव पार्वती, नटराज या इनमें से कोई नहीं। नृत्य की मुद्रा में जो शिव मूर्ति है, शिव की मूर्ति है वो भी, उसे हम क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे हम कहते हैं नटराज की मूर्ति, क्योंकि नटराज की जो मूर्ति है उसमें शिव है और शिव जो है वो नृत्य मुद्रा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत को प्रेम लिखती शकुंतला। दुष्यंत को प्रेम लिखती शकुंतला सबसे प्रसिद्ध चित्रण किसने किया था इसका? राजा रवि वर्मा ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, एम.एफ. हुसैन ने या सतीश गुजराल ने? दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला नामक सबसे प्रसिद्ध चित्रण किस चित्रकार के कर कमलों के द्वारा तैयार हुआ, या किस चित्रकार ने उसको सजोया, बनाया, निखारा? ठीक है। तो मित्रों उसको बनाया था राजा रवि वर्मा ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से चलता आया शांति व मंगल कामना का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्राचीन काल से चलता आ रहा शांति व मंगल कामना का जो प्रतीक चिन्ह है वो ओम है, स्वास्तिक, क्रॉस या तिलक? ठीक है। ध्यान से देखिए प्रश्न को। काफी पुराने समय से चलता आ रहा शांति व मंगल कामना, दो शब्द लिखा है उसमें, शांति व मंगल कामना का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है? तो मित्रों शांति व मंगल कामना का प्रतीक चिन्ह होता है स्वास्तिक। ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह जानते हैं ना कैसा होता है? बनाइएगा जरूर, बताइएगा किस तरह से होता है। अगला प्रश्न है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला का संबंध कौन से स्टेट से है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आपके दिमाग में कई लोग ये कह रहे हैं कि सर टीजीटी का पेपर 22 का कब होगा? कब होगा इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कितना तैयार है ये दिमाग में रखिए। कहाँ तक हमको एकदम रट के रख लेना है, मतलब कई बार जब किसी चीज़ को दोहरा लेंगे बार बार तो वो एकदम रटा सा जाएगा आपके दिमाग में, और जब पेपर आएगा तब उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या पाया है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या खोया है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा फोक एवं ट्राइबल आर्ट का म्यूजियम कहाँ स्थित है? फोक एवं ट्राइबल आर्ट म्यूजियम स्थित है भारत का सबसे बड़ा कहाँ? असम में, नई दिल्ली में, तेलंगाना या भोपाल? ठीक है। भारत का है वो भी सबसे बड़ा फोक एवं ट्राइबल आर्ट का म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो मित्रों वो स्थित है भोपाल में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, केवल अक्षरों के प्रयोग से बनी वस्तु निरपेक्ष कलाकृति जिसमें अक्षरों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता को क्या कहते हैं? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। केवल अक्षरों के प्रयोग से बनी जो वस्तु होती है, केवल अक्षरों के प्रयोग से बनी वस्तु निरपेक्ष कलाकृति, वस्तु निरपेक्ष कलाकृति जिसमें अक्षरों का कोई शाब्दिक अर्थ, मतलब अक्षरों से यानी वर्ड से लिखा हुआ वो वस्तु बना है कला, लेकिन उसमें अक्षरों का कोई मायने नहीं होता कि मतलब इसका मतलब भी हो कोई। ठीक है। उस अक्षर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं?
क्रेजी वर्क कहते हैं, आर्ची वर्क, वर्ड क्राफ्ट या मॉडर्न आर्ट? मतलब किस तरह की कला कहते हैं? समझ में आ गया प्रश्न? एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि अक्षरों से बनाई हुई प्रयोग से वस्तु निरपेक्ष कलाकृति, जो आपने कभी कभी देखा हो कि अक्षरों से लिखी हुई जो है कई कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें वर्ड जो होता है, जो अक्षर होता है, उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, कोई भी वर्ड लेके बना दिया जाता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो मित्रों, उसको हम कहते हैं आर्ची वर्क, ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? सबसे अधिक विकास कुषाण काल में किस क्षेत्र में हुआ? मूर्तिकला में, काष्ठ कला में, वास्तुकला में या फिर औजार कला में? तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि पूरा देखेंगे, आप लोग ज़रूर देखेंगे और कमेंट्स भी करेंगे कि सर वीडियो पूरा देखते हैं, ज़रूर बताइएगा, तभी मैं जानूंगा कि मेरी मेहनत सफल है, वरना मेरी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप आधा अधूरा देखें। इसका सही जवाब है वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। अगला प्रश्न कह रहा है, केरल कार्टून अकादमी का संचालक कौन है इसमें से? केरल कार्टून अकादमी है और उसके संचालक इसमें से कौन करता है? भारत सरकार करती है, सोसाइटी ऑफ केरल करता है, या MS त्रिमूर्ति हैं वो करते हैं, या फिर केरल की सरकार करती है? कार्टून अकादमी है, यानी केरल कार्टून अकादमी है एक केरल में, और उसका संचालन इसमें से किसके जिम्मेदारी में दिया गया है, यानी कौन उसका संचालन करता है? तो मित्रों, उसका संचालन जो है केरल की सरकार करती है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना प्रमुख लोक कला शैली भारत के किस क्षेत्र की? पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़, मैसूर या गुजरात? तो चलिए स्पीड पूरी अपनी बढ़ा के रखिए, क्योंकि मैं आपका आंसर आपसे पहले ना दूं, उससे पहले आप आंसर पुटअप कर दीजिए, तभी आपका टेस्ट अच्छा होगा। कल का पेपर में नीलम सिंह ने भी जो है 27 क्वेश्चन सही किया, राजेश मिश्रा जी ने 27 किया, वंदना ने जो है 25 क्वेश्चन सही किया, और भी 2-3 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कल आपके प्रश्नों का। तो मित्रों, आज का जो प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है? ऐसे ही बने रहिए, तैयारी अपनी बेस्ट करके। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में एक कला के टीचर बनेंगे आप। तो मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है, इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट यानी IFFA की स्थापना कब और कहाँ हुई? इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट, जिसे IFFA कहते हैं, उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? 1933 बेंगलुरु में, 1950 मुंबई में, 1921 लातूर या फिर 1971 पुणे? IFFA फुल फॉर्म इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में बेंगलुरु में, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका, ऐसी स्त्री की मूर्ति जो वृक्ष को संभाले हुए या उसका सहारा लिए हुए खड़ी है क्या कहलाती है? यानी ऐसी स्त्री की मूर्ति जो वृक्ष को संभाले हुए या फिर उसका सहारा लेके खड़ी है, वृक्ष को पकड़ के संभाले हुए है या फिर उसके सहारे वो खुद खड़ी है, उसको क्या कहते हैं? कृषिका, वृक्षिका, नीतिका या देवयानी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न, शानदार प्रश्न, ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वृक्षिका। और वीडियो का आखिरी प्रश्न, फाइनल प्रश्न आपसे पूछ रहा है, FN सुजा, SH रजा, MF हुसैन तथा HK बाकरे किस कला ग्रुप के संस्थापक थे? इसके अलावा और भी 1-2-3 हैं, ठीक है, KH आरा भी हैं, इसी तरह से
कुछ और भी सदस्य हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को लिया गया है। FM सुजा, सैयद हैदर रजा, MF हुसैन, HK बाकरे, ये सभी लोग किस कला ग्रुप के, ठीक है, संस्थापक सदस्य रहे? कोलकाता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी ग्रुप, मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैक ग्रुप, या सोसाइटी ऑफ आर्ट। तो ये आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न को बताइए, फाइनल सबमिट करिए और बताइएगा कि टोटल क्या रहा आज के आपका परफॉर्मेंस और कैसा लगा आज का वीडियो। और फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ भी एक क्वेश्चन ज़रूर आपका पुटअप किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वहाँ जुड़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों, मुंबई प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप यानी पैक ग्रुप के सदस्य सभी लोग थे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्नों को काफ़ी प्यार, मोहब्बत और पसंद करेंगे और अच्छे प्यारे लाइक शेयर भी देंगे और कमेंट्स देंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए लेते हैं इजाज़त, और फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।